आज के दिन की बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। वर्ल्ड एविएशन डे मनाया जा रहा है पूरी दुनिया में और इसके साथ साथ पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी की 33rd एनिवर्सरी भी है। इस हवाले से बात करने के लिए वी आर वेरी ग्रेटफुल टू राशिद मोहम्मद हुसैन साहब जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है। एयरपोर्ट मैनेजर लाहौर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। इनके साथ हमें ज्वाइन किया कुरतुल ऐन ने, वो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वैसे एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जब जहन में आता है तो लड़की नहीं आती, बट इस पे हम बात ज़रूर करेंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। अच्छा सर, आपसे बात शुरू करना चाहूँगी। आज का दिन वर्ल्ड एविएशन डे, इसका वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव पे क्या स्टैंडिंग है और आज का दिन पाकिस्तान के लिए आई थिंक डबल मीनिंग रखता है। थोड़ा अगर आप इस पे बात करें तो। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। वर्ल्ड एविएशन डे जो है, पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये कहाँ से शुरू हुआ है। जब ये जहाज़ों ने फ़िज़ा में उड़ना शुरू किया तो उस वक्त कोई कानून, कोई रेगुलेशंस कुछ भी नहीं थे। उसके लिए फिर एक ज़रूरत पड़ी कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए जो सारी दुनिया में ट्रैफिक को रेगुलेट कर सके। फिर उन्होंने 1944 में ये कायम हो गई इंटरनेशनल सिविल एविएशन। आज उसकी इत्तेफाक से 71st बर्थडे भी है। तो पाकिस्तान की 33rd है सिविल एविएशन की और इंटरनेशनल सिविल एविएशन की आज 71st बर्थडे है। तो ये लोगों को अवेयरनेस देने के लिए कि जी इससे फ़ायदा क्या होता है, सोशो इकनॉमिक इफ़ेक्ट्स क्या आ रहे हैं लोगों के ऊपर, एक मकसद इसका ये है। दूसरा इसका जो है रेगुलेशंस, कि जी सारी दुनिया में ट्रैफिक ने चलना है तो ये तो नहीं हो सकता कि जी पाकिस्तान का कानून और है और यूरोप में कानून कोई और चल रहा है। उस ट्रैफिक को रेगुलेट करने के लिए, उसके रूल्स रेगुलेशंस बनाने के लिए, हम आंगी पैदा करने के लिए तो ये इंटरनेशनल सिविल एविएशन का क़याम पजीर हुआ। उसके बाद फिर पाकिस्तान की जो सिविल एविएशन है 1982 में एक ऑर्डिनेंस पास हुआ जिसके तहत ये पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी बनाई गई। तो आज हमारी जो है 33rd बर्थडे है इस सिलसिले में। अब सिविल एविएशन के ज़िम्मे जो काम हैं वो वही हैं जो इंटरनेशनल सिविल एविएशन के हैं, उसी से लिए गए हैं। अच्छा, अब वो क्या हैं उनकी तरफ मैं अभी आऊँगी। सर, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे कुरतुल ऐन आज के दिन की मुनासबत से? वही जो राशिद साहब ने कहा, इसी को आगे बढ़ाना चाहूँगी कि एक जहाज़ अगर लंदन से टेक ऑफ करता है और उसने दिल्ली में या लाहौर में लैंड करना है तो उसको एक स्टैंडर्डाइज तरीका चाहिए ऑल द वे डील करने के लिए। तो एक इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है जो सारी दुनिया में रेगुलेट करती है, रूल्स बनाती है कि किस तरीके से जहाज़ उड़ेगा, किस तरीके से उसको किन रूल्स के तहत डील किया जाएगा और किस तरीके से उसकी लैंडिंग होगी। तो दुनिया के बेशतर ममालिक उसके रुकन हैं और सिविल एविएशन अथॉरिटी इंटरनेशनल जो है वो डील करती है कि किन रूल्स के तहत और क्या क्या फैसिलिटीज़ हम देंगे पैसेंजर्स को और एयरक्राफ्ट को, किस तरीके से वो सारा डील किया जाएगा। सर, आप अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करें तो हर एयरपोर्ट के अंदर, जैसे कि बिकॉज यू आर द एयरपोर्ट मैनेजर ऑफ लाहौर, तो वो क्या जिम्मेदारियां हैं जो हर एयरपोर्ट के अंडर आती हैं? आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? जी। अच्छा, एयरपोर्ट के लोग ज़्यादा ना वो उसको सीरियसली नहीं लेते, कहते हर बंदा तो एयर ट्रैवल अफोर्ड नहीं करता तो इसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है। सो यू नो, मैं उससे पहले जो है एयरपोर्ट की जिम्मेदारियों से पहले मैं सिविल एविएशन की जिम्मेदारियों पर आना चाहूँगा, जो इंटरनेशनली जो चीज़ सीक्वेंस चल रहा है। जैसे मैंने आपसे कहा कि जी रूल्स रेगुलेशंस, तो हमारे यहाँ एक डिपार्टमेंट है रेगुलरिटी, वो चीज़ों को के रूल्स बनाता है। फिर हमारे पास एक दूसरा जो है वो है एयर नेविगेशन सर्विसेज, जिसकी कुरतुल ऐन बात कर रही थी अभी, कि आपने जहाज़ों को किस तरीके से पाकिस्तान में आने की इजाज़त देनी है, किस रूल के तहत उनको आपने कंट्रोल करना है, क्या उसके स्टैंडर्ड्स होंगे। ये सारी जो प्रोसीजर्स हैं, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं या रिकमेंडेड प्रैक्टिसेस हैं, ये हमें इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आता है। दो पार्ट मैंने कह दिए, रेगुलरिटी है, एयर नेविगेशन सर्विसेज है। तीसरा पार्ट है एयरपोर्ट सर्विसेज, जिससे आप बात कर रही थी कि एयरपोर्ट के ज़िम्मे, एयरपोर्ट मैनेजर के ज़िम्मे में क्या आता है। तो तीसरा पार्ट जो है वो एयरपोर्ट सर्विसेज का है। उसमें जो है आपने एयरपोर्ट पे क्या फैसिलिटीज़ देनी है, पैसेंजर्स का कन्वीनियंस कैसे रखना है, जहाज़ जो आएगा उसके लिए क्या फैसिलिटीज़ देनी है, वो सारी चीज़ें वो एयरपोर्ट सर्विसेज के अंदर आती हैं। अगरचे हम पहले एक टॉपिक की बात कर लेते हैं जी, रेगुलरिटी क्या है। तो आप उसमें ये कहेंगे
कि जी जितने जहाज़ पाकिस्तान में आते हैं, जैसे PIA है, दूसरी एयरलाइंस हैं, जब वो पाकिस्तान में आता है तो सबसे पहले तो उसकी रजिस्ट्रेशन होती है। ठीक है, ये भी हमने करनी है। रजिस्ट्रेशन उस वक्त होगी जब वो जहाज़ फिट होगा। जी फिटनेस टेस्ट जहाज का। जी, जहाज़ का फिटनेस होती है, उसकी पूरे होते हैं। जहाज़ के तमाम डॉक्यूमेंट्स को बड़े तरतीब के साथ मेंटेन किया जाता है। एक ख़ास मुद्दत पर उसके पुर्जे जो हैं, जो उसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जब अपनी लाइफ को पूरा कर लेते हैं तो वो चेंज किए जाते हैं। तो एयरक्राफ्ट की फ़िटनेस जो है वो भी हमारे ज़िम्मे में है। वो हमारा, जब मैंने पहला पार्ट कहा है, ये उसके अंडर आता है। फिर जहाज़ के अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ होनी चाहिए फॉर पैसेंजर्स, वो हमारा एक फ़्लाइट स्टैंडर्ड्स का शोबा है, वो उसको देखता है। तो इस तरह से नहीं है कि जी जहाज़ की सीट टूटी हुई है, उसका बाथरूम सर्विसेबल नहीं है तो वो उड़ जाएगा, ऐसे नहीं होता। उसके लिए जो है फ़्लाइट स्टैंडर्ड्स हमारे पास है, उसमें क्रू की ट्रेनिंग है कि क्रू को किस हद तक की ट्रेनिंग मिनिमम रिक्वायर्ड है, वो क्रू ट्रेंड है, एयर होस्टेस ट्रेंड हैं, पायलट ट्रेंड है, पायलट लाइसेंस्ड है उस जहाज़ को उड़ाने के लिए जिसको वो उड़ा रहा है। ये भी नहीं हो सकता कि वो 737 का लाइसेंस्ड है, एयरबस 320 उड़ा रहा है। एंड एट द सेम टाइम इफ़ ही इज़ फिट इनफ टू गो ऑन एयर, क्योंकि ये भी तो एक चीज़ चेक की जाती है कि नींद पूरी हुई, क्या उनकी मेंटल स्टेट स्टेबल है। इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, नफ्सियात के भी टेस्ट होते हैं पायलट्स के रेगुलरली। सारे जो मेडिकल एंड साइकोलॉजिकल टेस्ट सारे के सारे वो सारे इंक्लूडेड होते हैं। फिजिकल फिटनेस पायलट्स की रिक्वायर्ड होती है, वो भी सिविल एविएशन के अंडर आता है कि उसको मेडिकल फिटनेस भी सिविल एविएशन देता है। पायलट को लाइसेंस ऑथराइजेशन भी सिविल एविएशन देता है। ना सिर्फ पायलट्स की हम बात कर रहे हैं, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की मेडिकल फिटनेस भी यही डिपार्टमेंट करता है, रेगुलर बेसिस पे लाइसेंस भी यही डिपार्टमेंट देता है। तो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं? एयर ट्रैफिक इसके लिए कंट्रोलर करना क्या होता है? मतलब कहाँ, मतलब स्कूल जाते, इज इट आप समझ रहे हो ना कि जिस तरह टू बी एन इंजीनियर यू गो टू अ सर्टेन स्कूल, तो क्या टू बी एन एयर ट्रैफिक कंट्रोलर यू एक स्पेशल स्कूल होता है क्या उसकी? बेसिक तो इसके लिए हमारी रिक्वायरमेंट होती है ग्रेजुएशन, फिजिक्स के साथ ग्रेजुएशन की हो एक कंट्रोलर के लिए क्वालिफाई करने के लिए। उसके बाद हमारा सिविल एविएशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है हैदराबाद में, एक इंटरनेशनल लेवल का स्कूल है जिसमें ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बाहर के मुल्कों से भी लेटर्स पे काम करते हैं और थ्योरी पढ़ते हैं, लॉज हैं हमारे जो हमने याद करने होते हैं, क्योंकि ये सब कुछ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक होता है और हम उसको नीचे नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास सारी इंटरनेशनल फ्लाइंग हो रही है। ट्रांजिट में हमारे पास बरतानिया से भी, लंदन से भी, डिफरेंट कंट्रीज़, अमेरिका, हांगकॉन्ग, सब कंट्रीज़ के पायलट्स आ रहे हैं, एयरक्राफ्ट आ रहे हैं, तो हमने उसी इंटरनेशनल लेवल पे उनको डील करना है। और 9 मंथ्स की बेसिक ट्रेनिंग के बाद हम लोग ऑन जॉब ट्रेनिंग करते हैं जिसमें हमारे साथ एक इंस्ट्रक्टर होता है और वो हमें रियल ट्रैफिक के बारे में समझाता है और उसको हम तकरीबन मिनिमम 6 मंथ्स हम लोग वहाँ पे डील करते हैं। तकरीबन 1.5 से 2 साल के बाद एक कंट्रोलर रेडी होता है कि वो लाइव ट्रैफिक को डील कर सके। और आपको और आपकी परमिशन के बगैर जहाज़ नहीं लैंड हो सकता? नहीं, हमारी हेल्प और हमारी क्योंकि हम कंट्रोलर्स हैं तो बेसिकली वी आर कंट्रोलिंग एंड वी आर गाइडिंग पायलट्स। एक प्लान को, एक जहाज़ को लैंड करने के लिए कितने एयर कंट्रोलर चाहिए होते हैं, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर? काउंटलेस। एक एयरक्राफ्ट डिपार्चर से लेकर लैंडिंग तक जितने कंट्रीज से गुजरा है, हर कंट्रीज में डिफरेंट यूनिट होते हैं। जैसे अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो हमारा पूरा पाकिस्तान 2 यूनिट्स में डिवाइडेड है। साउथ का रीजन हमारा लोअर हाफ ऑफ पाकिस्तान इज डेल्ट बाय कराची एरिया कंट्रोल सेंटर, और अपर नॉर्थ जो है हमारा अपर हाफ, वो सबका सब हम लाहौर एरिया कंट्रोल सेंटर में बैठ के डील कर रहे हैं, जहाँ पे हमारे पास रेडार लगे हुए हैं जो जिसमें हम पूरे पाकिस्तान की एयर स्पेस कवर कर रहे हैं। और उसमें फर्दर हमने 3 यूनिट्स में डिवाइड किया हुआ है, लाहौर ईस्ट, लाहौर वेस्ट, और उसको भी अपर और लोअर में डिवाइड किया हुआ है। और अप्रोच यूनिट है, टावर है हमारे पास। तो एक जहाज़ डिपार्चर से लेकर लैंडिंग तक डिपेंड करता है कि उसने कितना ट्रेवल किया है। काउंटलेस एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स हैं, एक वक्त में एक कंट्रोलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, लेकिन अगर यहाँ से डिपार्चर हो रहा है, लंदन तक गया है, तो काउंटलेस एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स हैं जो अपने अपने एरिया में उसको डील कर रहे हैं। सही। अच्छा सर, एक बड़ी हमें अच्छी खबर मिली कि एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है कि फॉग की वजह से अक्सर लाहौर में, इस्लामाबाद में इश्यूज़ होते। लाहौर तो आई नो फॉर श्योर बिकॉज आई लिव इन लाहौर। फ़्लाइट आनी होती थी, किसी रिलेटिव को पिक करने ज़्यादा जाना होता था, एयरपोर्ट पहुंचते पता चलता था फॉग की वजह से फ़्लाइट डिलेड है। 2-3 घंटे वेट किया, फिर पता चला कि शायद वो आ ही नहीं रही। तो फॉग से रिलेटेड कुछ आपने एक माइलस्टोन ले डाउन किया है,
ये तो बहुत जिसका बड़ा क्रेडिट बहुत ज़्यादा आपको जाता है, तो बहुत बड़ा माइलस्टोन है। और सबसे बड़ी बात, जिस टीम ने, हमारी टीम ने, और जो बाहर की जो टीम आई हुई थी जिसने इसको लगाया है और इसको बड़ी कलील मुद्दत में जो है इसको इंस्टॉल किया गया है, उससे फ़ायदा ये हुआ है कि पहले हम लैंड कराते थे ILS कैट 2 कैटेगरी के तहत जहाज़ों को, इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम में कैटेगरी 2 350 मीटर की विजिबिलिटी में जहाज़ लैंड कर सकता था। उससे जब कम होती थी विजिबिलिटी तो जहाज़ डाइवर्ट कर जाते थे, डिले हो जाते थे। अब 50 मीटर्स तक जो है जहाज़ विजिबिलिटी, जब अगर 50 मीटर्स होगी तो उस तक जहाज़ लैंड कर सकते हैं। सही। अब उससे फ़ायदा जो है, जाहिर बात है, आप देख लें कि जी कहाँ 350, कहाँ 50 मीटर। अब ज़्यादातर जहाज़ जो हैं वो अब 250 मीटर्स विजिबिलिटी में लैंड कर सकते हैं। इसके लिए कुछ थोड़ी सी शराइत हैं जिसमें जहाज़ आके लैंड कर सकता है। नंबर 1, एयरक्राफ्ट इस फैसिलिटी को यूज़ करने के लिए इक्विप्ड होना चाहिए, उसमें ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हों कि वो इस फैसिलिटी को इस्तेमाल कर सके। दूसरा, उसका पायलट और को पायलट दोनों रेटेड होने चाहिए। इस ILS कैट 3B के लिए रेटेड होने चाहिए कि जी वो इस फैसिलिटी को इस्तेमाल करते हुए जहाज़ को लैंड करा इसका लार्जर नाम है तो इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम कैट 3B। सही। हमारे यहाँ तक है। तो ILS कैट 3 हम नॉर्मली अब्रीवेट कर देते हैं इसको। अब वो वैसे कहा कि अगर कोई ऑनलाइन उसको चेक करना चाहे तो ये इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम कैट 3B। अब उसमें ये 50 मीटर्स है। जैसे आज सुबह हमारे पास 2 डाइवर्जन सुबह में हुई, हमारे पास विजिबिलिटी जो थी वो 100 मीटर्स की थी। अब एयरक्राफ्ट इक्विप्ड नहीं है इस फैसिलिटी को इस्तेमाल करने के लिए, तो जाहिर बात है वो डाइवर्ट कर जाएगा। अगर उसका पायलट ट्रेंड नहीं है ILS कैट 3B के हिसाब से, तब भी वो डाइवर्ट कर जाएगा। तो वो 2 सुबह की जो डाइवर्जन हुई इस वजह से हुई कि जी पायलट और एयरक्राफ्ट गालिबन वो ट्रेंड नहीं थे और या एयरक्राफ्ट इक्विप्ड नहीं था, तो वो उस वजह से वो डाइवर्ट कर गए। अदरवाइज अगर एयरक्राफ्ट और पायलट दोनों इक्विप्ड हैं तो फिर इंशाल्लाह 50 मीटर्स तक तो जहाज़ लैंड कर सकता है। जब उससे नीचे जाएगी तो फिर जहाज़ों को डिले हो जाएगा। तो ये लगा दिया एंड एवरीवन इज, अब ये फंक्शनल है या अभी इसको फंक्शनल, आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ जी? इज इट अप एंड रनिंग नाउ? इट इज रनिंग। देखिए हाँ, कतरी लैंड किया है, बहुत सी एयरलाइंस इसको यूज़ कर रही हैं ऑलरेडी। ओके। 100 मीटर्स तो आज सुबह से चल रही है, जहाज़ लैंड कर रहे हैं। सही। तो हम 350 से 100 पे तो सारा जहाज़ लैंड ही कर रहे हैं। मगर बात ये हुई आ जाती है कि जहाज़ का और पायलट का दोनों का जो है इक्विप्ड होना वो बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब जहाज़ का इक्विप्ड होने में क्या चीज़ें आती हैं? क्योंकि अल्लाह माफ़ी दे, ऐसे केसेस तो हुए हैं जहाँ पे जहाज़ क्रैश हो गए हैं। वो ब्लैक बॉक्स में, तो इधर की नहीं मैं बात करी, मैं इंटरनेशनली बात करी, क्योंकि जब हम एविएशन की बात करते हैं तो वो फिर इंटरनेशनल हो जाता है, क्योंकि उस पर तो लिटरली कोई बॉर्डर्स नहीं होते जी, एक्सेप्ट वो जो ज़मीन पे आसमान के, तो कोई ऐसा डिमार्केटेड आई डोंट नो अगर है कि नहीं है। बट वो जो होता है ना, जब इंसान एयर ट्रैवल सोचता है, लोग डरते हैं जहाज़ पे बैठते हुए। वो कहते हैं पता नहीं क्या होगा, क्या नहीं होगा, इतना ऊंचा होगा, अल्लाह ना करे अगर गिर गया तो हमारा क्या मिलेगा तक नहीं बॉडी। तो ये क्या, इसके बारे में आप क्या कहेंगे, जो लोगों के फियर्स हैं? सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज आई गेस एयर ट्रैवलिंग। इसमें जो है, जो आप कह रही हैं कि जहाज़ के अंदर क्या लगा होता है, तो वो क्या चीज़ें हैं जिनका आप लोग जिसके बेस पे आप कहते हैं ओके ये जहाज़ जैसे कहना है कि फिट टू। मैं एक बात कर देता हूँ वैसे जनरल पब्लिक की समझ के लिए कि जी मैं कहता हूँ कि यहाँ से मैं A पॉइंट से B पॉइंट पे जा रहा हूँ, तो आप कहते हैं यार मुझे नक्शा बना के दे दो, आप उस नक्शे के हिसाब से साइंस लगे में चले जाते हैं। दूसरा कहता है यार मुझे कोई मसला नहीं है, मेरे पास GPS है, मैं उसको फीड करूँगा एड्रेस, ये मुझे खुद ही रास्ता बता देगा। ठीक है। अब वो जो GPS किस एक्यूरेसी से लेके जा रहा है, वो कितना अपडेटेड है कि जी वो सही वाले रूट्स पे लेके जा रहा है, सही वाले रोड से लेके जा रहा है या अबंडेंट सड़क पे ले गया उसको। तो वो GPS कितनी एक्यूरेसी से उसको लेके जा रहा है, ये ज़रूरी है। इसी तरह के इक्विपमेंट्स, क्वालिटीज़ हैं उसके अंदर लगी हुई। लेकिन जहाज़ की कोई एज होनी ज़रूरी है, क्योंकि देखें ना आप रोड के ऊपर आपको 1980s की भी गाड़ी नज़र आती है और आपको 2015 की भी नज़र आती है। मैं वही बात कर रहा था कि 1980 वाला तो लैंड करेगा ही नहीं ना। अब आप आजकल जो जहाज़ हैं, लेटेस्ट जो एयरक्राफ्ट हैं, जिसमें मैं नाम ले सकता हूँ, एयरबस 330s हैं, बोइंग 777 हैं, एयरबस 320 है, ये जहाज़ जो हैं ये इक्विप्ड हैं फॉर ILS कैट 3 कंडीशंस, ये उसमें लैंड कर सकते हैं। अब हमारा जो एयरबस 310 है और जो पुराने जहाज़ हैं बोइंग 737 है, ज़्यादातर उनमें नहीं लगे हुए, ये इक्विपमेंट नहीं है उसके अंदर, तो दे कांट लैंड यूजिंग ILS कैट 3B।
सही। अच्छा, एक सवाल आपसे कुर्तनैल बिफोर वी गोइंग टू ब्रेक, फिर वापस आके ऑफ कोर्स एयरपोर्ट के इर्द गिर्द सफाई विद इन द एयरपोर्ट एंड अराउंड इट कितनी इंपॉर्टेंट है, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा आप लोग कोशिश भी कर रहे हैं कि लोग अवेयर हों। लोग असल में कहते हैं एयरपोर्ट से हमारा क्या ताल्लुक है या उसके इर्द गिर्द की सफाई से हमारा क्या ताल्लुक है, हमने अपने घरों को साफ रखना है, उसके अलावा लोग तो गलियों पे नहीं फोकस करते, ये तो फिर भी ज़रा एक्सटेंडेड चीज़ लगती है। बट बिफोर वी गोइंग टू द ब्रेक, अगर पायलट लैंड करना चाह रहा हो और आप इजाज़त नहीं दे रही तो ये रिजॉल्व किस तरह होता है इशू? ये अक्सर मेरे जहन में आता है कि अगर आप लोग कह रहे हो कि नहीं अभी आपने लैंड नहीं करना और पायलट जो है वो कह रहा है नहीं मुझे लैंड करना है, तो ये अगर ना कम्युनिकेशन सही तरीके से हो पा रही हो या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो तो वो फिर कौन क्लैरिफाई करता है? क्योंकि ऐसा बहुत रेयर होता है। अगर हम उसको लैंड नहीं करना देना चाह रहे तो डेफिनेटली उसके पीछे एक रीज़न होगा। मतलब अगर उसने रनवे पे लैंड करना है और रनवे पे फोर्स पोज कोई गाड़ी है या कोई ऐसी चीज़ है जो उस वक्त नहीं हट सकती या कोई एक्सीडेंट हो गया है वहाँ पे कि पायलट के लिए सेफ़ नहीं है कि वहाँ उस वक्त लैंड कर सके, तो डेफिनेटली हम पायलट को रीज़न देंगे और पायलट जो होते हैं वो हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं क्योंकि हम दोनों साथ साथ काम कर रहे हैं। तो हमारी बात फाइनल डिसीजन रेस्ट विद एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। अगर रनवे अवेलेबल नहीं है और डेफिनेटली देयर विल बी अ रीज़न बिहाइंड, मतलब ऐसे तो नहीं होगा कि आज आपको लैंड नहीं करने देना। तो अगर कोई भी ऐसा रीज़न होगा कि पायलट के लिए अनसेफ है, क्योंकि सिर्फ पायलट नहीं उसके पीछे 300 बंदा भी बैठा हुआ है, तो सेफ्टी ऑफ द एयरक्राफ्ट इज प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी। बट अगर अल्लाह ना करे लैंडिंग एयर ख़राब हो गया या कोई इस किस्म का इशू हो गया है जी। तो देन व्हाट हैपेंस? फिर आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हो जाती ये है? हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा है कि हमने इमरजेंसीज़ को कैसे डील करना है। अगर लैंडिंग गियर ख़राब हो गया है, इंजन में कोई मसला हो गया, इंजन फेलियर हो गया, कॉकपिट में स्पोक या कोई भी ऐसी चीज़ है, तो ये हमारी इतनी लंबी ट्रेनिंग का यही पर्पज़ है कि रूटीन की ट्रैफिक तो हम डील कर सकते हैं, लेकिन एक दिन कोई अगर ऐसी इमरजेंसी आती है जिसमें पायलट और उसके साथ जो पैसेंजर हैं एयरक्राफ्ट के, तो हमें उसका पूरा ट्रेनिंग दी जाती है। हम उसकी पूरी SOP जो हमारे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं उसके मुताबिक डील करते हैं। एयरपोर्ट पे हमारे पास फायर की फैसिलिटीज़ होती हैं, हमारे पास फायर व्हीकल्स होते हैं, मेडिकल की फैसिलिटीज़ होती है, एम्बुलेंसेज अवेलेबल होती हैं और हम उन्हीं प्रोसीजर्स के मुताबिक उनको डील करते हैं। सही, बड़ी प्यारी बात कुर्तनैल ने की थोड़ी देर पहले कि इट्स सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, लेकिन पता नहीं क्यों लोग कहते हैं हम ट्रेन पे चले जाएंगे, वैसे होते हुए भी हम ट्रेन पे चलेंगे, हमने जहाज़ में नहीं जाना। जबकि इंटरेस्टिंग बात है, एक तो आप जल्दी भी पहुंचते हैं, ट्रांसपोर्ट का तरीका भी बहुत सेफ है, अदरवाइज भी वो जो कहते हैं ना इतनी कम पॉसिबिलिटी होती है वो जो सारी नेगेटिव चीज़ें हम लोग सोच रहे होते हैं उसकी, लेकिन वो वहम बैठना मीडिया। अच्छा, सिविल एविएशन और जनरली एयर ट्रैफिक के बारे में जो कुछ मिसकंसेप्शंस है थोड़ा हम उसको भी टच अपॉन करेंगे कि ये ऑनलाइन जो लोग अजीबोगरीब बातें कह के एक वो जो कहते हैं मुहिम स्टार्ट कर देते हैं और मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करते हैं, उससे फिर क्या नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं और आपका कॉन्डक्ट क्या होना चाहिए जब आप एयरपोर्ट में हो या जहाज़ के अंदर हो। हम दूसरों की तो चीज़ों पे बहुत फिंगर पॉइंटिंग करते हैं, हमारा अपना बिहेवियर क्या होना चाहिए एज पैसेंजर एंड एज अ क्लाइंट, तो ये हम ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। बड़ी इंटरेस्टिंग ब्रेक में भी गुफ्तगू हुई जो ऑफ कोर्स हम आपके साथ ऑन एयर भी आपके सामने करेंगे। हम अक्सर ये करते हैं जब हालात ख़राब होते हैं तो हम घूम के कहते हैं कि भाई गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी, सिविल फलां की ये जिम्मेदारी, लेकिन सिविल सोसाइटी आपका मेरा हमारे ऊपर क्या जिम्मेदारियां पड़ती हैं कभी हम उसके ऊपर तवज्जो नहीं देते। हमें एयरपोर्ट पे हर फैसिलिटी चाहिए लेकिन हमारा अपना बिहेवियर कभी कभी इतना अजीब और ऑड होता है। आंखों देखी कुछ इंसिडेंट्स मैंने ब्रेक में शेयर किए तो उससे काफ़ी ज़्यादा बड़े और अजीबोगरीब किस्म की बातें सामने आई। सर, आपसे बात ये शुरू करना चाहूँगी एंड आई नो दैट कुर्तनैल बीइंग एयर ट्रैफिक कंट्रोलर कभी कभी पायलट की भी आप लोगों को आ जाती है कि आप ये इन्होंने ये तमाशा डाला हुआ है, हम मतलब जहाज़ लैंड करें या इनको संभालें। तो सर आपसे बात शुरू करना चाहूँगी, इंसान जब एयरपोर्ट एंटर करता है, फिर जहाज़ पे बैठता है, फिर लैंड करता है, फिर जहाज़ से उतरता है और फिर अपने घर जाता है, तो वो जो पूरा मरला होता है एयरपोर्ट एंटर करने से दूसरे एयरपोर्ट पे एग्जिट करना, बिहेवियर कॉन्डक्ट क्या होना चाहिए? क्या कुछ ऐसे रूल्स नहीं है जो पैसेंजर को भी फॉलो करने चाहिए या सारे उसूल सिर्फ आप लोगों के लिए हैं? देखें जी, एक जैसे अभी आपने खुद ही कहा कि एक इंसान की अपनी एक तहजीब है, एक उसकी अपनी ट्रेनिंग भी है
कि उसने जब कहीं जाना है, सिविल सोसाइटी में मूव कर रहा है, एयरपोर्ट पे आया है, उसके हिसाब से उसके पास इंफॉर्मेशन तो होनी चाहिए, मगर उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करना वो एक बात जायज़ नहीं है। आप एयरपोर्ट पे आए, आपका जहाज़ फिट है, विजिबिलिटी है। आज सुबह की मैं बात करता हूँ, गल्फ एयर ने टेक ऑफ नहीं किया, बाकी उससे पहले जहाज़ टेक ऑफ कर गया। पूछा उससे, भाई आपने क्यों नहीं टेक ऑफ किया? वो कहता है जी मेरे कंपनी का मिनिमम 200 मीटर्स है। अब 200 मीटर्स पे वो जहाज़ टेक ऑफ नहीं किया, पैसेंजर्स जो हैं वो वेट कर रहे हैं। अब 30 मीटर्स विजिबिलिटी है, ज़ाहिर बात है कितनी देर जहाज़ में बिठाएंगे, उनको बाहर उतार देंगे। दूसरा जहाज़ जिसका जो कंपनी मिनिमम 100 मीटर्स का है या 150 मीटर्स का टेक ऑफ का है, वो टेक ऑफ कर जाएगा। अब ये कहना कि वो टेक ऑफ कर रहा है, मेरा जहाज़ क्यों नहीं टेक ऑफ कर रहा है, ये कोई गलत काम कर रहे हैं गल्फ एयर वाले, बलवा कर दो। तो एयरपोर्ट पे फिर इस तरह के बलवे हो जाते हैं, वहाँ पे लोग नारेबाजी करते हैं। दूसरे जो पैसेंजर्स जा रहे हैं, जिनका जहाज़ टेक ऑफ कर सकता है, उनका रास्ता रोक देते हैं, उनको तकलीफ़ देना शुरू कर देते हैं। ये चीज़ बिल्कुल नाजायज़ है, इस तरह से नहीं करना चाहिए। बात को तहम्मुल मिजाजी से सुनना चाहिए। सेफ्टी फर्स्ट, ये हमारा स्लोगन है। हम किसी एयरलाइन को फोर्स नहीं कर सकते कि जी आप टेक ऑफ करें, वो टेक ऑफ कर रहे हैं, नहीं। उनके अपने रूल्स हैं, अपने रेगुलेशंस हैं, उसके हिसाब से उसने चलना है। जो एयरलाइन ने सेफ्टी का मयार एक कप्तान को दिया है, वो उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो उस मयार पे जहाज़ को चलाए। अब अगर उसको जहाज चलाने ही नहीं देंगे और पैसेंजर्स प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, आई नो दैट कुर्तलैंड आल्सो हैज एन ओपिनियन अबाउट दिस, लेकिन इसकी तरफ हम आएंगे। अभी हमारे साथ कॉल पे हैं मिस्टर सुमेर सईद, ही इज़ द डायरेक्टर HR सिविल एविएशन अथॉरिटी कराची। अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे एंड कांग्रेचुलेशंस, इट्स द 33rd एनिवर्सरी ऑफ पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी। बहुत मुबारक हो आपको सर। जी आपको भी बहुत मुबारक हो, बल्कि PTV होम का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने ये इस दिन को उजागर करने के लिए मौका दिया। हमारी तो कोशिश यही होती है कि हम अपने व्यूअर्स को, अक्सर उनके सवाल आते हैं, कभी कभी उनकी क्वेरीज आती हैं सर्टन चीज़ों से रिलेटेड, तो हम कोशिश करते हैं कि जितना ज़्यादा बातों को क्लियर कर सकें तो करें। तो आज हमारा आपसे सवाल बेसिकली ये है, जो एक पॉइंट ऑफ क्यूरियोसिटी है कि जब आप रिक्रूटमेंट करते हैं, जब आप डिसीजन लेते हैं कि फ़लाँ बंदे को हमने अपनी पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी की फैमिली का हिस्सा बनाना है या उसको उनको ट्रेनिंग में लेके जाना है, तो वो क्या चीज़ें हैं जिनको आप मद्देनज़र रखते हैं? जी बेसिकली हमारे डाइवर्सिफाइड फील्ड्स हैं और हर फील्ड के लिए अपना एक जॉब का एक क्राइटेरिया हमारे पास अवेलेबल होता है, जिसको रेगुलरली हम रिव्यू कर रहे होते हैं। तो उस क्राइटेरिया के मुताबिक, जिसमें उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन, उसकी एक जॉब समरी और उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की जो रिक्वायरमेंट होती है, मुताबिक एडवर्टीजमेंट को फ्लोट किया जाता है। और हमने एक अपनी रिक्रूटमेंट प्रोसेस को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए, इम्पार्शल बनाने के लिए एक ऐसा मैकेनिज्म क्रिएट किया हुआ है कि जो रिक्रूटमेंट्स इस वक्त पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी में हो रही हैं, वो प्योरली ऑन मेरिट हो रही हैं। इसका मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि जब एडवर्टीजमेंट फ्लोट हो जाती है न्यूज़पेपर्स में, तो जो लोग भी पूरे पाकिस्तान में उस क्वालिफिकेशन की मुताबिक होते हैं, वो लोग अप्लाई करते हैं और उनका टेस्ट जो है वो सिविल एविएशन अथॉरिटी नहीं लेती, बल्कि एक नेशनल टेस्टिंग सर्विस है, NTS, वो उनके टेस्ट कंडक्ट करती है। हम लोग सिर्फ उनको अपनी रिक्वायरमेंट्स बता देते हैं कि इस टेस्ट को आप किस तरीके से, वो लोग एक परसेंटेज हम उनको कन्वे कर देते हैं कि जी IQ में कौन से सवाल हैं, इसकी प्रोफेशनल नॉलेज जो रेलेवेंट फील्ड है। ये सब लिखा हुआ होता है या इसमें और भी कुछ चीजें आती हैं? कोई प्रैक्टिकल भी होता है? जैसे है तो बड़ा साइंटिफिक काम। जी पहले आपका रिटन टेस्ट होता है, ठीक है, और रिटन टेस्ट के ओवरऑल 60% वेटेज है आपकी इंडक्शन प्रोसेस के अंदर। अच्छा। लेकिन वो वेटेज और भी ज्यादा थोड़ी स्ट्रिंजेंट महसूस होती है, बिकॉज अगर एक वैकेंसी आपने फ्लोट की है न्यूज़पेपर में, तो उस एक वैकेंसी के अगेंस्ट जो फर्स्ट 5 हैं जिन्होंने अपने नंबर स्कोर किए हैं, फर्स्ट 5 दे आर कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू। वाओ। तो उस 5 लोगों को फिर हमारा इंटरव्यू पैनल है जो रेलेवेंट लोगों पे मुश्तमिल होता है। दे स्क्रूटनाइज द इंडिविजुअल एंड देन द ओवरऑल मेरिट लिस्ट इज कंपाइल्ड। सो हमें इस पे बड़ी खुशी है और बड़ा फख्र है इस चीज़ के ऊपर कि हमारे पिछले 6-7 साल में जो रिक्रूटमेंट्स हो रही हैं वो प्योरली ऑन मेरिट हैं।
और इसकी वजह से हमारा फ्यूचर जो है वो हम बड़े खुश हैं कि फ्यूचर इंशाल्लाह हमारा सिक्योर हो रहा है कि जो अपकमिंग हमारे जो लीडरशिप है। अच्छा सर, एक और सवाल देखें, हायर तो इंसान हो ही जाता है, बहुत ज़्यादा क्रेडिबल हो, कुछ केसेस में इंसान देखता है दूसरी फील्ड्स में कम से कम के लोग थोड़े लेजी हो जाते हैं या अपनी कारकर्दगी को अप टू मार्क नहीं रखते, तो इसके क्या चेक्स एंड बैलेंसेस हैं डे टू डे के? एक दफ़ा हायर हो गया, ट्रेनिंग हो गई, अब वो आपकी इस CA का हिस्सा बन चुके हैं, अब उनके ऊपर क्या चेक्स एंड बैलेंसेस रखने हैं? हमने थोड़ा सा तो इसको टच अपॉन किया था। जी, चेक्स एंड बैलेंसेस तो मुख्तलिफ किस्म की होती हैं, उसकी रेगुलर कॉन्डक्ट होता है, हमारे कोड ऑफ एथिक्स हैं जिनको कंप्लाई करना चाहिए हमारे एम्प्लॉयज को। इसके अलावा एक परफॉर्मेंस अप्रेजल का मैकेनिज्म है हमारा, जो कि टास्क एंड टारगेट्स के कॉन्सेप्ट पे बेस करता है, जिसकी वेटेज आपकी एनुअल जो परफॉर्मेंस हो रही है पूरे साल में, उसमें सर्टन टास्क एंड टारगेट्स सेट किए जाते हैं जिसकी बेसिस पे उसकी परफॉर्मेंस, एंड इट इज सेट बिटवीन द अप्रेजर एंड द अप्रेजी। और उसके बाद फिर उसकी कुछ करेक्टेड ट्रेड्स के ऊपर भी उसका सीनियर जो है उसको अपना डॉक्यूमेंट करता है। सही। तो इट्स ए डेवलपमेंट प्रोसेस, इट्स ऑन गोइंग प्रोसेस। बट अगर फॉर एग्जांपल सर एक फाइनल क्वेश्चन उसके बाद, क्योंकि ये मैंने नोटिस किया कि कभी कभी अक्सर वो आता है ओपिनियन आपके लिए जो फिल करने के लिए एयरपोर्ट पे कभी कभी दिया जाता है, और अगर आपने करना हो तो जो CA का काउंटर है आप उस पर जाके मांग सकते हैं कि जी दे मैंने फॉर्म, उसमें अपनी कंप्लेंट डालनी है। तो अगर किसी इंसान के बारे में 2, 3, 4 कंप्लेंट्स आपको आए डिफरेंट लोगों से, तो क्या फिर उनको जॉब उनको रेप्रिमांड किया जाता है, या ये बस एक वो जो होता है ना कि जनरली जिस तरह ओपिनियन रेस्टोरेंट्स में भी लिया जाता है, थोड़ा सा इसके बारे में अगर आप कवर कर दें। जी जी बिल्कुल, ये बड़े केयरफुली इसको एग्जामिन किया जाता है और इसको एक इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस के थ्रू इसको चलाया जाता है, जहाँ पे उसकी प्रॉपर इंक्वायरी की जाती है और देखा जाता है कि ये जो रिकमेंडेशंस दी जा रही हैं इसके मुहरकात क्या हैं और इसके पीछे एक्चुअल कहानी क्या है, और बेस्ड ऑन दी इंक्वायरी रिपोर्ट और इनफॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस वगैरह नेसेसरी एक्शन लिया जाता है। अगर कोई इंडिविजुअल एट फॉल्ट है तो फिर इंडिविजुअल के खिलाफ एक्शन लिया जाता है, और अगर कोई सिस्टेमिक कोई फॉल्ट है तो फिर सिस्टम को ठीक करने की कोशिश की जाती है। सही। और ये भी मैं बताना बड़ा ज़रूरी समझता हूँ कि ये जो इवन जो ये फीडबैक के जो फॉर्म्स हैं, ये राइट अप टू द लेवल ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन अथॉरिटी, वो इसको एग्जामिन करते हैं इन चीज़ों को, और इसको बहुत ही बारीकी से देखते हैं, और उस पर बहुत, क्योंकि हमारा एक वन ऑफ आवर कोर वैल्यूज जो है वो कस्टमर फोकस है, तो इन चीज़ों को हम बहुत इसमें तवज्जो देते हैं और कोशिश करते हैं कि वो वाकई एक गलती अगर हुई है तो उसको करेक्ट किया जाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर कॉलिंग एंड बीइंग अ पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुरतलन आपसे भी ये जानना चाहेंगे कि कॉन्डक्ट में जब इंसान जहाज़ में होता है, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को किन इश्यूज़ को फेस करना पड़ता है जब उनको पायलट की कॉल आती है और कहते हैं जी फलां इशू हो गया है। अब टर्बुलेंस फॉर एग्जांपल जहाज़ में एक नेचुरल सी प्रॉब्लम है, अगर हवा तेज़ चल रही है या जो भी उसकी टेक्निकल रीजंस होते हैं, जब लोग पैनिक में आ जाते हैं तो वो हर जगह पैनिक क्रिएट हो जाती है। उसके साथ साथ जो हम लोग ने बिल्कुल शुरू में जो बात की, जो सवाल भी आपसे पूछा कि इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ सुथरा रखना कितना इम्पॉर्टेंट है और क्यों इतना ज़्यादा इसके ऊपर आजकल तवज्जो दी जा रही है, रीजंस क्या हैं, ये हम डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आइए किचन में नज़र डालते हैं। जब लोगों के कॉन्डक्ट की बात करते हैं तो ऐसी ऐसी कहानियाँ निकलती हैं, हर चीज़ शेयर करने वाली नहीं होती, लेकिन शर्मिंदगी ज़रूर होती है कि बीइंग पार्ट ऑफ द सो कॉल्ड सिविल सोसाइटी हम लोग सिविलाइज्ड हैं क्यों नहीं। लेकिन किचन में नज़र डालते हैं। चिकन रेडी, हमारी डिश हो चुकी है, चिकन मखनी हांडी रेडी है, उसके साथ सैलेड भी है और रायता भी है। जिस शेफ़ की मनपसंद डिश अच्छी नहीं होगी अगले दिन ऑन एयर ये डिस्कस होगा ज़रूर जी। शेफ स्पेशल, तो जो सबसे अच्छी डिश आप कौन सी बनाती हैं, तो आपको आपके मन को भी पसंद आनी चाहिए और साथ में उसको स्पेशल भी होना चाहिए जी। थैंक यू। अच्छा, वक्त का मुकाबला सख्त, आपकी फीडबैक ज़रूर लेनी थी लोगों के कॉन्डक्ट के बारे में। जी,
कॉन्टेक्ट के हवाले से मैं यही बात करना चाहूँगी, जिस तरह आजकल लो विजिबिलिटी है, विजिबिलिटी के इश्यूज़ हैं, तो हमारे यहाँ इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग बहुत कम है। लोग ये अंडरस्टैंड नहीं करते कि एयरक्राफ्ट की और पैसेंजर्स की सेफ्टी पहले आती है और बाकी चीज़ें बाद में हैं। कि जहाज़ या पायलट रिस्क ले और कम विजिबिलिटी में लैंड करे, उसे रनवे लाइट्स नज़र नहीं आ रही, विजिबल नहीं है, और क्रैश कर जाए या कोई और हादसा हो जाए, इससे बेहतर है कि वो डाइवर्ट कर जाए। अगर विजिबिलिटी इतनी नहीं है कि पायलट लैंड नहीं कर सक रहा और पैसेंजर्स के लिए सेफ्टी के लिए ज़रूरी है, तो इस चीज़ पे काफ़ी इश्यूज़ होते हैं कि लोग फिर चीखना शुरू कर देते हैं कि जानबूझकर लैंड नहीं करने दे रहे, या दूसरा जहाज़ लैंड किया तो हमें क्यों नहीं लैंड करने दिया गया। तो इसी तरह एक दफ़ा मैं ड्यूटी पे थी तो एक जहाज़ पेशावर लैंड करना था, लेकिन पेशावर में ऐसी विजिबिलिटी नहीं थी कि वो पायलट सेफली जहाज़ उतार सकता, तो वो डाइवर्ट करना चाह रहा था, लेकिन पीछे से उसको पैसेंजर्स ने इतना प्रेशराइज़ किया है या इतना तंग किया कि वो पायलट पैनिक हो गया और उसने फिर हमारी मदद मांगी कि मुझे जो है पीछे से कुछ पैसेंजर्स आप लोग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो जब मुझे लैंडिंग के बाद हेल्प की ज़रूरत है। और एक दफ़ा तो इतना हुआ कि उसने अंदर से बंद कर लिया कि वो हमें मारने की तरफ आ रहे हैं और हमें हेल्प चाहिए, तो इस तरह बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट हो जाती है। एक जहाज मतलब जो पहले हवा में हाथ में आपने अपनी जिंदगी की डोर दी हुई है, उस बंदे को आप धमकियां दे रहे हैं, ट्रॉमेटाइज कर रहे हैं। गाड़ी में अगर बच्चे ज्यादा शोर मचा रहे हो तो पेरेंट्स अक्सर कहते हैं कि चुप करके बैठो, रिलैक्स करो, मुझे तवज्जो से ड्राइव करने दो, तो ये तो आप आसमान में आपका जहाज उड़ रहा है। दिस इज फॉर द सेफ्टी ऑफ पैसेंजर्स, कि आप उनकी जान को रिस्क में नहीं डालना चाह रहे। तो ये समझने की बहुत ज़रूरत है कि अगर विजिबिलिटी कम है या विजिबिलिटी ऐसी कि जहाज़ लैंड नहीं करना चाह रहा, तो इट्स बेटर कि जहाज़ डाइवर्ट कर जाए, इससे कि वो लोगों की ज़िंदगी को और जहाज़ के डाइवर्ट करने से आपको ज़्यादा नुकसान होता है। एग्जैक्टली, क्योंकि वो कहीं और जाके लैंड करेगा, जो उसका फ्यूल वेस्ट हुआ, जो टाइम वेस्ट हुआ, जो अगले पैसेंजर्स वेट कर रहे हैं उनको आगे करना एयरलाइंस के लिए बहुत ज़्यादा मसला है, पायलट्स के लिए, एयरलाइंस के लिए, क्योंकि एक एक मिनट का फ्यूल इंपॉर्टेंट होता है उनके लिए और लाखों में उसकी प्राइस होती है। तो अगर वो डिसाइड करें कि डाइवर्ट कर लें, तो दिस इज़ फॉर योर सेफ्टी, नॉट फॉर कि वो करना नहीं चाह रहा या हमें तंग कर रहे हैं या इस मुल्क का यही हाल है। तो ये थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है हमारे। आप इस पे ज़रा देखें कि एक जहाज़ जब डाइवर्ट करता है तो एयरलाइन के ऊपर कितना खर्चा आता है, पेट्रोल का खर्चा, जो उसका क्रू है उसका भी तो वो टाइम मीटर इज़ ऑन, उनका भी तो वो क्रू का भी खर्चा पड़ रहा है। फिर जब जहाज़ ग्राउंड पे आता है लैंडिंग का भी वो किराया भर रहा है, फिर उसके बाद वो जो पैसेंजर्स हैं उनके लिए रिफ्रेशमेंट भी अरेंज कर रहे हैं, तो वो सारे अखराजात को देखें, लास्ट टाइम इट वाज 4.2 मिलियंस, कोई छोटा अमाउंट नहीं है जो ये डाइवर्जन्स के ऊपर सारी एयरलाइंस ने खर्च किया है। तो कोई नहीं चाहता कि हमारा जहाज़ डाइवर्ट करे, सब यही चाह रहे होते हैं कि जहाज़ डेस्टिनेशन पे सेफली लैंड कर जाए। और जान है तो जहान है भाई, आप लोग अगर ताउन करें तो वो कितना बेहतर है। ताउन के साथ एक कंप्लेंट और एक कंसर्न बहुत मेजर आ रहा है कि एयरपोर्ट्स के इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखना। सर, अगर आप अपना मैसेज या अपना पैगाम हमारे व्यूअर्स को प्लीज़ दें इससे रिलेटेड या अदरवाइज भी। मैं दो एविएशन डे के हिसाब से जो है मैं दो मैसेजेस देना चाहूँगा जनरल पब्लिक की अवेयरनेस के लिए। पहले तो आप वो सफाई की बार बार बात कर रही हैं, मैं पहले उस पर बात कर लेता हूँ। जहाज़ की जो बर्ड स्ट्राइक हैं, पिछले महीने हमने बड़ी हेक्टिक मूव चलाई हुई थी एयरपोर्ट पे, तमाम एयरपोर्ट्स पे बेसिकली वो चली है कि जो होटल वाले हैं, जो घर वाले हैं, जो खाने पीने की चीज़ें बाहर फेंक देते हैं, उससे चीलें और कौवे जो हैं वो उस पर अट्रैक्ट होते हैं और वो जहाज़ों से टकरा जाते हैं। और जब जहाज़ से वो टकराता है तो जहाज़ का लाखों में नहीं करोड़ों का नुकसान हो रहा होता है। ये तो हो गई मटीरियलिस्टिक बात। ज़िंदगियों को कितना बड़ा ख़तरा है, इंजन में चील घुस जाए, इंजन उसका बंद कर जाए टेक ऑफ के ऊपर, तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा ख़तरा है कि 2 इंजन का जहाज़ है, एक इंजन के अंदर चील घुस गई तो एक ही इंजन के ऊपर वो अब उड़ रहा है। क्योंकि वो सारा कुछ कैलकुलेटेड होता है, मगर सेफ्टी कितनी बड़ी आपने जेप्रोडाइज की है बगैर सोचे समझे कि होटल वाला है, उसने वो खाना जो बचा रात का उसने फेंक दिया, सुबह सारे परिंदे उसके ऊपर आ रहे हैं और जहाज़ हिट हो रहा है। अब देखिए ना, ये व्यूअर्स ने सोची तक नहीं होगी बात सर कि हम ये के इर्द गिर्द बहुत से लोगों के घर होते हैं एयरपोर्ट्स के इर्द गिर्द और होटल भी ऐसे होते हैं। हम लोग रेगुलर बेसिस के ऊपर ये तमाम होटल्स के जो हैं सर्वे करते हैं, उनको चेक करते हैं, पुलिस को साथ लेके जाते हैं। दफ़ा 144 लगी हुई है, सेक्शन 144 है, इस पर उस शख्स को सज़ा हो सकती है। अखबारों में इश्तिहार आता है, टीवी पे इसके वो हम चलाते हैं। अवेयरनेस हमारे हिसाब से देखा जाए तो पूरी है।
अखबारों में इश्तिहार आता है। एक तो ये वाली बात है, बर्ड स्ट्राइक सबसे बड़ा मेनेस है। इसके ऊपर सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इंसान को एहतियात करने की कि जो एयरपोर्ट के इर्द गिर्द में जो लोग रह रहे हैं वो इस चीज़ की ख़ास तौर पे एहतियात करें कि वो खाने पीने की चीज़ें ना फेंकें बाहर, ऐसी चीज़ें ना फेंकें जिस पर परिंदा आए। सही। एक तो ये हो गया। फिर बाकी विजिबिलिटी के हिसाब से है, पोल्यूशन बढ़ रही है, विजिबिलिटी का वो में वो चल रहा है। दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो है ये जो हम सर्च लाइट्स कहते हैं, क्या लेज़र लाइट्स के, इस पर भी सेक्शन 144 लगा हुआ है। 18.2 किलोमीटर्स ऑल अराउंड द एयरपोर्ट्स। हमारी पुलिस जा रही है, बार बार जाके अवेयरनेस दे रही है, उनको मना कर रही है। हमारे जो इंस्पेक्टर्स हैं सिविल एविएशन के, वो जाते हैं, वो जाके लोगों को इसकी अवेयरनेस भी दे रहे हैं, उनसे कह रहे हैं बंद भी करें। वो बंद करवा के आता है और उसके बाद वो फिर ऑन कर देते हैं। पायलट की आंखों पे पड़ी होती हैं और वो लैंड नहीं कर पा रहा होता। इट्स अ डेंजरस थिंग। इस पर सेक्शन 144 है और ये काबिल सज़ा जुर्म है, दोनों के दोनों। तो लोगों के लिए मैं ये चाहूँगा कि उनको इस बात का एहसास करना चाहिए कि सेक्शन 144 इन दोनों चीज़ों के ऊपर लगी हुई है, वो इस पर एहतियात करें। लेज़र लाइट्स को बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, इससे जहाज़ के पायलट की आंखों पे पड़ती है और सवारियों को। थैंक यू सो मच सर। गुरतनन, जल्दी से 1 सेकंड का अगर आप मैसेज दें। मैं ये कहना चाहती हूँ कि क्लीन एनवायरनमेंट मीन्स सेफर स्काइज एंड सेफर स्काइज मीन्स सेफ एयर ट्रैवल। जब आपका एनवायरनमेंट क्लीन होगा तो आपकी ज़िंदगियाँ सेफ़ होंगी, एयर ट्रैवल सेफ़ होगा। और अदरवाइज़ ये बहुत बड़ा लाइफ रिस्क है, बर्ड एक्टिविटी एंड डर्टी एनवायरनमेंट। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बहुत बहुत शुक्रिया। आज का दिन आपको भी बहुत मुबारक हो, हमें भी बहुत मुबारक हो। ये सब चीज़ें बहुत बड़ी अचीवमेंट्स होती हैं। 33 इयर्स, इट्स अ वेरी बिग डील। हमें इसे सेलिब्रेट भी करना चाहिए, लेकिन सेलिब्रेशन का भी सही तरीका होता है। सबसे बड़ी सेलिब्रेशन ये है कि आप रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करें, इर्द गिर्द के एरिया को, एयरपोर्ट्स के, बल्कि अपने मुल्क को साफ रखें। बाहर के सिंगापुर में च्युइंगम ज़मीन पे फेंक दे तो आपको अरेस्ट कर लेते हैं, इतना बड़ा बड़ा फाइन आप पे लगता है। तो हमें भी थोड़ा सा ध्यान करना चाहिए और प्रॉपर तरीके से चीज़ों को लेकर चलना चाहिए। और जब आप एक एयरपोर्ट को एंटर करते हैं एज पैसेंजर, तो अपनी भी थोड़ी इस्लाह करें और अपने आप को भी सीधा लेके चलें। सारी जिम्मेदारी हम दूसरों पर डाल देते हैं। अगर हम खुद कुछ नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? हमेशा एक ही बात कहती हूँ, बी द चेंज यू वॉन्ट टू सी। खुद वो चेंज बने जो आप बाहर देखना चाहते हैं। आपकी इर्द गिर्द की सिचुएशन खुद ही बेहतर हो जाएगी। थैंक यू सो मच टू यू मेहजबीन एज वेल। व्यूअर्स, अपना ख्याल रखना है, अपने से ज़्यादा दूसरों का। आज जो बातें की हैं थोड़ी सी अपने पल्ले बांध लें। पाकिस्तान जिंदाबाद।